हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ विकास कुमार और आप हैं आर्म्स डिजिटल के चैनल पे और हम कर रहे हैं 45 डेज में 45 मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स का रिवीजन। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस। लेट्स स्टार्ट राइट अवे। विल सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड उसके थ्रू हम डायमेंशंस के टॉपिक को फटाफट विद इन फ्यू मिनट्स रिवाइज करेंगे। चलो, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है डायमेंशन का जिसको हम यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। वी हैव अ लिस्ट ऑफ 4 क्वांटिटीज और जिसका हमें कैलकुलेट करना है कि डायमेंशंस के साथ मैच करना है। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस में से एक है टू फिगर आउट द डायमेंशन ऑफ एवरी क्वांटिटी जो हमने थ्रू आउट द फिजिक्स पढ़ा है। तो इसका करने का जो तरीका है, ठीक है, आपको क्या करना है, फर्स्ट हमें ये ध्यान में रखना है कि देर आर सम क्वांटिटीज जिनका हमें डायमेंशंस याद रखना है। ठीक है, इनको याद रखने से हमें हेल्प होगा किसी और अदर क्वांटिटी का सॉल्व करने में। तो जैसे कुछ बेसिक क्वांटिटीज हमें मैकेनिक्स के याद होना चाहिए, जिसमें है डिस्प्लेसमेंट, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, डेंसिटी, प्रेशर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी और किधर गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये याद रख सकते हैं। इसमें मैं एक और ऐड करने चाहूंगा विच इज फ्री चार्ज। ठीक है, आई विल लाइक टू ऐड वन मोर, चार्ज। तो चार्ज का डायमेंशन होता है 80। ये जो लिस्ट मैंने मार्क किया है, ये लिस्ट आप याद रखो। सिर्फ इतने आपको बाय डिफॉल्ट याद होना चाहिए। अगर ये सारी क्वांटिटी याद है तो विद द हेल्प ऑफ दीज क्वांटिटी यू कैन कैलकुलेट मोमेंटम, सॉरी, डायमेंशन ऑफ एनी अदर क्वांटिटी जो सवाल में आता है। तो लेट्स, आई एम अज्यूमिंग आपको ये सारा याद है। आप, अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं ये लिस्ट आपको सेंड कर दूंगा उस पर। चलो, अब निकालते हैं टॉर्क का। तो अब हमें क्या करना है, अब किसी भी क्वांटिटी को डायमेंशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, उस क्वांटिटी से रिलेटेड फॉर्मूलाज हमने याद किए, बहुत सारे फॉर्मूलाज याद किए। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने वो फॉर्मूलाज याद कर रखे हैं। तो उन फॉर्मूलाज का यूज कर लेंगे। जैसे टॉर्क, हमें पता है कि टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, आर परपेंडिकुलर एफ। अब आर जो है वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन हो गया एल, और एफ जो कि फोर्स है उसका डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। आप कहोगे सर फोर्स का एम एल टी माइनस टू डायरेक्ट कैसे लिख दिया, क्योंकि हमें याद है, जैसे बताया आपको बेसिक्स याद रखने, और उसकी हेल्प से आप फिर किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, विच इज सेम एज एनर्जी। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड के हमने बहुत सारे फॉर्मूले याद किए हैं। आप चाहे तो आप उन फॉर्मूले में से कुछ का रिकॉल भी कर सकते हो। म्यू नॉट आई, है ना, म्यू नॉट I by 2 pi r. This is the formula of magnetic field due to a long wire. बट इस फॉर्मूले में दिक्कत क्या है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालने जाओगे तो आपको म्यू नॉट का निकालना पड़ेगा, बट म्यू नॉट पता ही नहीं है। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आप उन फॉर्मूलाज को यूज करो जिन फॉर्मूलाज में बाकी सारी क्वांटिटीज ऑलरेडी पता हो। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो यूज करना चाहिए वो है मैग्नेटिक फोर्स का। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी। ये बेस्ट फॉर्मूला है क्योंकि इसमें चार्ज, वेलोसिटी और फोर्स का ऑलरेडी पता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, तो क्यू वी बी, तो एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई चार्ज का होता है ए टी, और वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन। तो यहां से आपके पास आ जाएगा एम, और एल तो चला गया तो एल जीरो, टी माइनस वन क्योंकि प्लस वन ऊपर आया, यानी वो कैंसिल हो गया, तो टी माइनस टू ए माइनस वन। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये रटो, ठीक है, कितने क्वांटिटीज याद कर पाओगे, सारे याद नहीं कर पाओगे, बट आप ये तो याद करो कि मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्मूले से डायमेंशन निकालना सबसे बेस्ट होगा, कम टाइम में आएगा। जैसे नेक्स्ट है मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड कई सारे फॉर्मूलाज आप याद कर सकते हो, बट जो बेस्ट फॉर्मूला है जिससे ये सबसे जल्दी सॉल्व होगा वो है मैग्नेटिक मोमेंट का एन आई इंटू ए। एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, डायमेंशन लेस होता है। जितने भी न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं या न्यूमेरिकल कांस्टेंट होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। ए आई जो है वो करंट है, करंट के लिए हम ए यूज कर लेते हैं। और ए जो है वो एरिया है, तो एरिया का कितना होता है, एल स्क्वायर। ये मैग्नेटिक मोमेंट का हो गया। अब रही बात परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस।
अब देखो परमेबिलिटी मतलब म्यू नॉट, तो म्यू नॉट से रिलेटेड आप बहुत सारे फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, रटे भी होंगे, बट आपको एक ऐसा फॉर्मूला चुनना है जिससे सबसे इजीली आंसर है। तो म्यू नॉट निकालने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है डायमेंशन निकालने का, वो है फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन टू इंटू I2 इंटू अपॉन 2 पाई आर, क्योंकि इसमें रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज ऑलरेडी नोन है। दिस इज द फॉर्मूला बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, उनके बीच का फॉर्मूला। देखो यहां से कितना इजीली आंसर आ जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। तो यहां से देखो म्यू नॉट का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन ml t-2, 2 पाई का डायमेंशन इट्स अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट या न्यूमेरिकल नंबर, इट हैज नो डायमेंशन। r विच इज लेंथ, तो लेंथ के लिए सॉरी डिस्टेंस के लिए लेंथ l आ गया। एक लेंथ ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है और दो करंट वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया ml t-2 a-2। और इस तरह से फटाफट आप सभी न्यू क्वांटिटीज के डायमेंशन निकाल सकते हो। आपको सबके याद नहीं रखने, बट क्या याद रखना है कि उनके रिलेटेड जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड है डायमेंशंस निकालने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रिक समझ में आ गई हो कि कैसे इस तरह के सवाल को अप्रोच करना है बिना इतने सारे डायमेंशंस को रटे। ठीक है, आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं कि किस फॉर्मूला से यूज होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये बेस्ट फॉर्मूला है। ठीक है, इसी तरह से आप रेस्ट ऑफ द टॉपिक क्वांटिटीज के लिए फिगर आउट कर सकते हो। अब मैंने ऑलरेडी वो लिस्ट बना रखी है, अगर आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वो लिस्ट सेंड कर दूंगा हर क्वांटिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला बेस्ट है डायमेंशन निकालने के लिए। चलो, frequency of a oscillating liquid drop may depend on these quantities। अगला क्वेश्चन हमारे पास, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है न्यू इक्वल टू रो सॉरी आर की पावर ए, रो की पावर बी, और सरफेस टेंशन की पावर सी। चलो यहां से सॉल्व करना है ए बी और सी की वैल्यू क्या है। तो हमें यहाँ पे यूज करना है देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। और ये प्रिंसिपल बोलता है कि अगर कोई इक्वेशन, अगर ये करेक्ट इक्वेशन है, जैसा कि इसमें सवाल में बोल रखा है कि ये करेक्ट इक्वेशन है, तो ये करेक्ट इक्वेशन का मतलब कि इक्वालिटी के दोनों साइड इसके डायमेंशंस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम बस डायमेंशंस को इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन लिखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आपको पता ही है t-1। हमें कैसे पता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम होता है, टाइम का कैपिटल टी होता है। आर क्या है चेक कर लो, आर अगर रेडियस है तो रेडियस का होगा एल, एल की पावर ए। रो डेंसिटी, डेंसिटी का कितना होगा ml t-b। अब देखो सरफेस टेंशन हमारे लिस्ट से बिलोंग नहीं करता, हमने इसको याद नहीं रखा हुआ, हमें जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब हम सॉल्व कर लेंगे। तो याद करेंगे सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी बाय एरिया लिख सकते हो या तो फोर्स बाय लेंथ लिख सकते हो, दोनों काम चल जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू होती है या डायमेंशन होता है ml t-2, और लेंथ का होता है एल, और इसका पावर सी। ऐसे करने के बाद अब दोनों साइड एडजस्ट कर देते हैं पावर्स को, ml0 L0 t-1। तो जिसका पावर नहीं प्रेजेंट होता आप उसको पावर जीरो ले सकते हो, जैसे यहाँ m और l प्रेजेंट नहीं था तो मैंने m0 L0 ले लिया, आप ले सकते हो ऐसे। इस साइड से देखो m की पावर क्या आ रही है, m की पावर b प्लस c, इधर से l की पावर आ रही है a-3b, और यहाँ से l जीरो आता है क्योंकि यहाँ से कैंसिल हो गया। t की पावर इधर कितनी है, t की पावर सिर्फ एक ही है 2c। इस तरह का फॉर्मेट आ जाता है जब भी आपको इस तरह की इक्वेशन आती है और पावर्स के लिए सॉल्व करना होता है, दोनों साइड डायमेंशंस की वैल्यू रखकर आप सॉल्व कर लो। तो जो ऐसे दोनों साइड डायमेंशंस रखोगे फॉर्मूला वाइज, तो आपको इस तरह से फॉर्मेट मिल जाएगा। अब आपको पावर बैलेंस करना है, तो आपको यहाँ से दिख ही रहा है m की पावर राइट हैंड साइड कितनी है b प्लस सी, तो b प्लस सी, और m की पावर लेफ्ट हैंड साइड कितना है 0, तो b प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू 0। इधर l की पावर है a-3b, और इधर l की पावर है 0, तो इक्वल टू 0। इधर t की पावर है -2c, और इधर t की पावर है -1। तो यहाँ से c की वैल्यू हाफ है, विच मीन कि b की वैल्यू -हाफ हुई, और इसका मतलब a की वैल्यू +3/2 हो गया। सॉरी, माइनस पुट करने के बाद -3/2।
और इससे आंसर आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से मिलेंगे जिसमें आपको ये फॉर्मूला ऐसे दिया है और आपको पावर्स निकालनी है और आपका फॉर्मूला बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम डायमेंशन टॉपिक में बोलते हैं फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशंस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डायमेंशंस फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। ठीक है, तो एफ जो है उसको कैपेसिटेंस के लिए यूज किया है और हमें फॉर्मूला बनाना है एम एल टी और सी, जहां पे सी रिप्रेजेंट करता है चार्ज को, बाकी मास लेंथ और टाइम है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। अब मुझे दिख रहा है कि मुझे बेसिकली अलग अलग क्वांटिटीज में एक फॉर्मूला ही बनाना है। तो एक तरीका तो अभी सिखाया है, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे फोर्स इक्वल टू क्या लिखोगे, एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी और सी की पावर डी। ठीक है, इस तरह से और दोनों साइड डायमेंशंस को बैलेंस कर लोगे। बट दिक्कत यहाँ पे कि मास लेंथ और टाइम तो पता है, चार्ज का भी पता है, बट कैपेसिटेंस का डायमेंशन नहीं पता। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन कैसे निकाले, तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालने के लिए हम सबसे बेस्ट तरीका फॉर्मूला जो है वो ये है, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। तो देखो सी का डायमेंशन क्या आ गया, कैपेसिटेंस का डायमेंशन चार्ज का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एनर्जी का डायमेंशन, सॉरी चार्ज कह रहा हूं, एनर्जी का चार्ज का होता है ए टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एनर्जी का कितना होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और टू जो है एक न्यूमेरिकल नंबर है, न्यूमेरिकल नंबर हैज नो डायमेंशंस ओनली, तो इसलिए सी का कैपेसिटेंस का डायमेंशन आ गया। सॉल्व करके देखो, एम माइनस वन एल माइनस टू टी के पावर फोर ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहां यूज कर लेते हैं। तो देखो दोनों साइड डायमेंशन इक्वल करते हैं। कैपेसिटेंस का डायमेंशन हो गया एम माइनस वन एल माइनस टू टी की पावर फोर ए स्क्वायर। वैसे यहां पर मास का तो मास ही रहेगा, लेंथ का लेंथ ही रहेगा, टाइम का टाइम रहेगा, और चार्ज का होता है एटी, चार्ज का होता है एटी। ठीक है, तो इसमें बैलेंस कर लो। देखो दोनों साइड ए को इक्वल किया, मास का पावर माइनस वन, लेंथ का पावर माइनस टू, टाइम का पावर देखोगे इधर से टाइम दोनों साइड से आ रहा है सी प्लस डी, और इधर से कितना आ रहा है फोर। ठीक है, और लास्ट ए की पावर डी, डी इधर कितना आ रहा है टू, तो सी की वैल्यू भी टू होगी और सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला या डायमेंशंस क्या बन गए, तो आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, एम की पावर माइनस वन एल की पावर माइनस टू टी की पावर टू डी की और सी की पावर टू। इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये आप मेथड लगा सकते हो, बट इसमें एक और है स्मार्ट मेथड है जो आप यूज कर सकते हो, जो मैं चाहूंगा कि आप अप्लाई करो। तो स्मार्ट मेथड क्या है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, हम अगर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखे, जो कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय वोल्टेज, हम यहां से स्मार्टली करने की कोशिश करें। हमें चार्ज के फॉर्म में तो फॉर्मूला बनाना है, तो चार्ज को यहीं रहने देते हैं, वोल्टेज को हटाना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि वोल्टेज जो होता है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, पता है कि नहीं होता है, वोल्टेज होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इसको चार्ज ऊपर ले जाओ, तो ये क्या होगा, चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वर्क डन। अब देखो बस यहाँ पे आंसर आ ही गया आपका। अब हमें चार्ज कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, चार्ज का डायमेंशन तो उन्होंने सी दिया हुआ है, तो चार्ज का डायमेंशन हम लोग सी स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि चार्ज का डायमेंशन सी लिखना है। ठीक है, तो ये सी स्क्वायर हो गया, और वर्क डन कितना होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये देखो आंसर आ गया ना, एम माइनस वन एल माइनस टू टी स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर आंसर। बट ये मेथड दिमाग में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये जो पूरा जो ओरिजिनल मेथड है ये वाला, ये तो आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, बट इसमें आप हमेशा कर सकते हो। ये तो थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए कि आप ऐसे कर सकते हो, मतलब आप कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को डायरेक्टली मास लेंथ और टाइम और चार्ज में आप ला सकते हो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो ये स्मार्ट मेथड भी आप जरूर ट्राई करो। अगला क्वेश्चन है, अब तक हमने जितने भी डायमेंशंस के क्वेश्चन किए उसमें आपको जो क्वांटिटी है वो दी रहती थी, जैसे यहाँ पर अभी कैपेसिटेंस का निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट का निकालना है। अब ये वो सवाल है जिसमें आपको क्वांटिटी नहीं बताया होता है, आपको सिर्फ ये पता होता है कि वो ए बी सी कोई अननोन क्वांटिटी है,
और उनका डायमेंशंस आपको निकालना है, ठीक है, उनका डायमेंशंस आपको निकालना है। तो जैसे ये वाली इक्वेशन हो गया जिसमें ए बी और सी अननोन डायमेंशन के, तो अगर सॉरी अननोन क्वांटिटीज है, तो अगर अननोन क्वांटिटीज है तो फिर इनके फॉर्मूला से तो हम कर ही नहीं सकते, हमें फिर कुछ और तरीका यूज करना पड़ेगा। और अब जो तरीका यूज कर रहे हैं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसका सिंपल मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस जेड, इस तरह से कोई फॉर्मूला है जो कि हम करेक्ट फॉर्मूला आपको दे रखा है, ऐसे बोला है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दो क्वांटिटीज तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका डायमेंशन सेम हो। इसका मतलब एक्स और वाई का डायमेंशन मस्ट भी सेम होना चाहिए। दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं जब उनका डायमेंशन सेम हो। तो एक्स और वाई सेम होना चाहिए और ए और जेड सेम होना चाहिए। इससे ये समझ में आ जाता है ए और जेड सेम होना चाहिए, ए और जेड सेम होना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वालिटी में है, तो इसका मतलब इनका आपस में भी डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो ये भी इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ऑल टर्म्स जो इस एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स है एक्स वाई ए जेड सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन अ फिजिकल एक्सप्रेशन। तो कोई भी अगर फॉर्मूला इस तरह के फॉर्मेट में है, सारी क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए। और दूसरा कि दो टर्म्स तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं अगर उनके डायमेंशन सेम हो। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। तो जैसे आप ध्यान से यहां देखोगे इस सवाल में कैसे अप्लाई करेंगे, यहां दिख रहा है सी प्लस टी ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब सी और टी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, तो आंसर ही आ गया डायरेक्टली, क्योंकि सी और टी एडिशन तभी ऐड हो सकते हैं जब उनका डायमेंशन सेम। अब बात करते हैं ए और बी के लिए, तो ए और बी के लिए क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, एक ये वाला टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म। इन तीनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। जैसे देख रहे हो ये प्लस साइन आ रहा है, प्लस साइन का मतलब इन दोनों टर्म का भी डायमेंशन सेम होना चाहिए, और इक्वल है मतलब इन दोनों का भी सेम होना चाहिए। तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट क्या बन रहा है, dimension of v must be same as dimension of a into dimension of t का स्क्वायर, dimension of b into dimension of t, क्या था हमारे पास, बी टी अपॉन सी प्लस टी, और नीचे से बचा टी, टी प्लस टी, क्योंकि सी और टी का डायमेंशन सेम है, तो यहाँ से तो ये चला गया, तो एक तो सी डायरेक्ट दिख गया, बी का डायमेंशन जो होगा वो वेलोसिटी के बराबर होगा, तो दैट इज एल टी माइनस वन। और ए का डायमेंशन देखो यहाँ से, ए का डायमेंशन हमें क्लियरली दिख रहा है, वी का डायमेंशन डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, तो ये कितना आ गया एल टी माइनस थ्री। ठीक है, तो इन इस तरह के सवालों में हमें क्या करना पड़ता है, जितने भी अननोन क्वांटिटीज हैं उनको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें हमें एक्सप्रेशन ये दे रखा है, हमें यहाँ पे अल्फा और बीटा का डायमेंशन निकालना है और क्वांटिटी अननोन है, हमें पता ही नहीं अल्फा बीटा क्या है, तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी निकालते लगाते हैं। तो इक्वालिटी, अभी देखो इसमें प्लस और माइनस तो कहीं है नहीं, तो प्लस और माइनस वाला लॉजिक नहीं लगेगा, बट ये तो हम बता सकते हैं इक्वालिटी के दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब एक p का डायमेंशन, जो p एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो उसका कोई डायमेंशन है ही नहीं, वो मस्ट भी इक्वल होना चाहिए अल्फा बाय बीटा लॉग या नेचुरल लॉग के टी, जहां पे k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है, बीटा इंटू एक्स जहां पे x डिस्टेंस है, इस पूरा डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, बट इसमें एक छोटा सा कंसेप्चुअल पार्ट, कंसेप्चुअल पार्ट ये है कि हमारे जितने भी न्यूमेरिकल नंबर्स या न्यूमेरिकल कांस्टेंट होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, क्योंकि डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटीज के होते हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स के नहीं या वैल्यूज के नहीं, है ना, चार पांच पाई ई ये सब नंबर्स हैं, वैल्यूज हैं, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। इसलिए आप देखो ये नेचुरल लॉग दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये जो पूरा नेचुरल लॉग की वैल्यू आएगी सॉल्व करके वो एक नंबर आएगा, वो कोई क्वांटिटी नहीं आएगा। इसकी वजह से ये एक न्यूमेरिकल नंबर है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल नंबर है या कांस्टेंट है, इसकी वजह से ये पूरा डायमेंशन लेस हो जाता है, उसके पास कोई डायमेंशन नहीं। और क्योंकि इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, इसका मतलब p का डायमेंशन इक्वल बचेगा अल्फा और बीटा के डायमेंशन के बराबर। तो यहां तक हम पहुंच गए, है ना, क्योंकि ये नेचुरल लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं सब न्यूमेरिकल वैल्यूज देते हैं, तो इसकी वजह से वो डायमेंशनलेस होते हैं। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता तब भी वो ऐसे ही होता।
ऑल्सो हमें ये भी पता है कि पी डायमेंशनलेस है, सवाल में दे रखा है कि पी डायमेंशनलेस है। अब देखो, दो क्वांटिटी है, इनका रेशियो जो है वो डायमेंशनलेस है। ऐसा तो तभी हो सकता है ना जब अल्फा और बीटा का डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। तभी तो एक दूसरे के डायमेंशंस पावर क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और आपका डायमेंशन कितना आ जाएगा, m0 l0 t0 विच इज डायमेंशनलेस। इसका मतलब ये पता चल गया अल्फा और बीटा का सेम होगा, बट आंसर नहीं मिला कि कितना होगा। उसके लिए एक और ट्रिक, ये जो लॉग के अंदर वाला टर्म देख रहे हो आप, ये जो लॉग के अंदर वाला ये पूरा जो टर्म है, ये जो है ये भी एक न्यूमेरिकल नंबर है। लॉग एक्स में जो एक्स होता है वो एक न्यूमेरिकल नंबर होता है, उसका जो बेस होता है वो भी एक न्यूमेरिकल नंबर होता है। तो ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होना चाहिए। मतलब के टी डिवाइडेड बाय बीटा एक्स होना चाहिए डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। और आपको पता ही है ये रेशियो डायमेंशनलेस तभी हो सकता है जब बीटा एक्स का डायमेंशन किसके बराबर हो, के टी के बराबर हो। बस हमें बस के टी समझना है। आप के टी का कैसे निकालेंगे, तो सोचो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर से रिलेटेड आपको एक फॉर्मूला पता होगा मैक्सवेल पार्टीशन लॉ में, इक्वी पार्टीशन लॉ में, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना होता है इन अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाफ के बी टी। और यहां से आप क्लियरली देखोगे कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर का जो डायमेंशन है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, क्योंकि हाफ तो डायमेंशनलेस है। तो कितना है, ml² t-2। हो गया सॉल्व। इसका मतलब बीटा का डायमेंशन दैट इज ml² t-2 डिवाइडेड बाय l, क्योंकि जो x है वो डिस्टेंस है। तो अल्फा और बीटा दोनों का आंसर ये आ जाएगा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा। इस तरह के कुछ तरीके हैं हमारे डायमेंशंस को सॉल्व करने के लिए। आई होप ये क्विक रीजन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और आपको क्वेश्चंस करने में, अप्रोच करने में बहुत ही हेल्प इजी रहेगा। अब जब आप क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे, डू ट्राई मोर पीवाईक्यूज एंड सॉल्व ऑन देन। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको डायमेंशंस की पीडीएफ चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।